हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत फिट और फाइन होंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। पढ़ाई भी बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, जिससे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 9th के बच्चे हो, चाहे वो 10th के बच्चे हो, चाहे वो 11th के बच्चे हो, चाहे वो 12th के बच्चे हों, हर एक व्यक्ति का बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, तो फिर पूरा केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत परेशानी आती है बच्चों को। ये हम ऑफलाइन में बच्चों को देखते हैं तो हमको ये फील आता है, ठीक है ना, कि अगर बेसिक केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग नहीं है तो बहुत सारे बच्चों को हर एक केमिस्ट्री के टॉपिक में डाउट आता है, ठीक है ना, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। तो आज हम लेके आए हैं एक दो तीन लेक्चर तक मैक्सिमम चलेगा ये बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगर ये बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लिए तो पूरा जीवन केमिस्ट्री के फील्ड में आसान होने वाला है। 9th क्लास आसान होने वाला है, 10th क्लास आसान होने वाला है, 11th और 12th क्लास भी बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है ना। ये सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री को जानने से, क्योंकि बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फर्दर आगे बढ़ना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं बेसिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th, 10th, 11th एज वेल एज 12th, ठीक है। शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज लिखा हुआ है, जैसे तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन, इन सबको फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और थोड़ा सा सबसे पहले समझते हैं एटम को। किस चीज को समझते हैं? एटम को। अब हम एटम को परिभाषित नहीं करने जा रहे हैं, बस आपको फील दिला रहे हैं कि एटम होता कैसा है। एटम का नाम सब लोग सुना होगा। एटम मतलब परमाणु। अगर कोई बच्चा 9th-10th में आ रहा है तो एटम का नाम सुना होगा। एटम मतलब परमाणु। अब 9th क्लास का जब लेक्चर लिया जाएगा उस समय और डिटेल में समझाया जाएगा। अभी तो हमको बेसिक केमिस्ट्री बताना है ताकि आप लोगों का बेस स्ट्रांग हो पाए, ठीक है ना। एटम दिखता कैसा है? तो सबसे पहले एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोलीय। एटम का शेप कैसा होता है? गोलीय होता है, कुछ ऐसा होता है एटम। लेकिन ये इतना छोटा होता है ना कि हम लोग अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम इस एटम को देख पाएंगे, इतना छोटा होता है, ठीक है ना। अब इस एटम के अंदर, अब एटम का साइज तो हमको पता चल गया कि ये गोलीय होता है। एटम थोड़ा सा समझिए एटम का मतलब क्या होता है। बचपन में हम लोग जब सीखते थे एटम, तो हम लोग के टीचर ऐसे सिखाए थे कि ए मतलब नहीं और टॉम मतलब विभाजित। टॉम मतलब विभाजन, ऐसे ही विभाजन ऐसे ही सिखाया जाता था। मतलब वैसा तत्व जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो एटम है, ठीक है ना। बाद में पता चला कि एटम भी टूट सकता है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी बेसिक लेवल पे बात करें तो एटम क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। और परिभाषा अगर जानना है तो अगर यह तत्व है, फिर मन में आएगा एलिमेंट क्या होता है। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमको बेसिक सिखाना है पहले, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये तत्व है, ये कोई भी तत्व है, जैसे सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम। तो ये तत्व है। तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तत्व बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हर एक छोटा कण जो किसी भी तत्व का जो छोटा कण होगा, सबसे छोटा कण वही क्या है? वही है एटम। वही क्या है? एटम। अब तत्व ही इतना छोटा होता है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता, और तत्व के सूक्ष्म कण को तोड़ सकते हैं क्या? इसीलिए बोला गया है एटम क्या होता है? जिसे फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो होता है एटम, ठीक है ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को, ये तत्व है ना, ये सोडियम अगर तत्व है तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। सिंपल। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है।
अब बोला गया था कि तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में पता चला तत्व भी फर्दर डिवाइड हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो तत्व के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है ये अब हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये अगर तत्व है, ये अगर परमाणु है, तत्व का जो सबसे छोटा कण हुआ उसे हम क्या बोल दिए, परमाणु। और परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलीय। और इस परमाणु को हम आंख से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल। इसके अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल होता है प्रोटॉन, और तीसरा पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हिंदी में भी यही नाम बोला जाता है भाई, इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसे प्रोटॉन बोलते हैं, और इसे बोला जाता है न्यूट्रॉन, इसे बोला जाता है न्यूट्रॉन। अब सवाल ये आता है कि तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाया जाता है, लेकिन कहां कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, इसको थोड़ा सा फील लेते हैं, ठीक है ना। ये फटाफट यहां तक नोट कर लीजिएगा कि एटम किसको कहते हैं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, या फिर तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम देखने वाले हैं इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो एटम का साइज कैसा हुआ, गोला। एटम का साइज कैसा हुआ, गोला। गोला मतलब गोलीय, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या तो क्या क्या चीज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यह एटम है, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको फील दिलाने के लिए बड़ा बनाया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। अगर यह गोला एटम है तो इसके अंदर तीन चीज पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब एटम का जो सेंटर होता है, एटम का अगर एक गोला है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा ना, इसके सेंटर को बोला जाता है न्यूक्लियस। एटम के सेंटर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ही नाभिक भी बोलते हैं, नाभिक, ठीक है ना। न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही इंग्लिश में बोलते हैं, NUCLEUS, न्यूक्लियस, ठीक है ना। किसे बोलेंगे न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। सेंटर ऑफ एन एटम मतलब कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक मतलब न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ एन एटम, सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहा, इस न्यूक्लियस में। इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है, किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आया, थोड़ा सा फील आ रहा है कि अगर ये एक एटम है जो कि गोलाकार है, ठीक है ना, तो इसके सेंटर को हम बोल दिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, ये वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है, इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब मन में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया, प्रोटॉन का आविष्कार कौन किया, न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। सबका जवाब मिलने वाला है अभी के अभी, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि जो एटम का सेंटर होता है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, इसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, इसे हम लोग कक्षा कहते हैं। कक्षा को ही क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, ठीक है ना। अब मन में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया है। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, आवेश होता है,
वह निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब यह उदासीन होता है। यह क्या होता है? उदासीन, मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर के बारे में। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? उससे पहले फटाफट इतना नोट करिए, फिर थोड़ा और फील लेते हैं। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अगर नोट हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है ना। एक छोटा सा टेबल के फॉर्म में आपको समझा रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, एक छोटा सा टेबल बनाएं, इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, और यहाँ पर लिख रहे हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो इसका आविष्कारक देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया है। आविष्कार, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो किए थे उनका नाम था जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, थॉमसन। प्रोटॉन का जो आविष्कारक थे उनका नाम रदरफोर्ड है या फिर गोल्डस्टीन है। ठीक है ना। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। कुछ कुछ बुक में दिया जाता है गोल्डस्टीन ने आविष्कार किया था, लेकिन अधिकतर बुक में जो आपको मिलेगा एनसीईआरटी के, वो रदरफोर्ड मिलेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रोटॉन के आविष्कार कौन किया था? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक है ना। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं हम लोग जे टॉमसन, टॉमसन, लेकिन प्रोनाउंस क्या करते हैं? जे थॉमसन। ठीक है। सब कुछ डाउट क्लियर कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड। ठीक है ना। रुदरफोर्ड भी बोला जाता है इनको। और न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है ना। इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बनाया गया है। ट्रिक क्या है? याद रखिएगा तो आसान हो जाएगा। ट्रिक है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इससे बहुत इजीली याद हो जाता है और कुछ भी नहीं है। ऐसे याद कर लीजिए या कैसे भी याद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है। ऐसे देखना है तो देख लीजिए। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ट से हो गया थॉमसन, थॉमसन का मतलब थॉमसन। ठीक है ना। थॉमसन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक हो गए। प से हो गया प्रोटॉन, र से हो गया रुदरफोर्ड। तो प्रोटॉन के आविष्कारक कौन हो गए? रुदरफोर्ड। ये सब बस छोटा सा टेक्निक है। और न से हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन हो गए? चैडविक, जेम्स चैडविक। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसका आवेश देखते हैं कितना होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को किस चीज से सूचित करते हैं? क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है ना। और आवेश को थोड़ा सा समझिए। आवेश, आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव आवेश और एक निगेटिव आवेश। ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है ना। चार्ज को क्यू से सूचित करते हैं। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। मतलब धन आवेश और ऋण आवेश, ऋण आवेश। ठीक है। धन आवेश और ऋण आवेश। अगर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, लिया जाएगा, तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल जैसे सोडियम ले लिए हम। क्या ले लिए? सोडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अभी आएंगे एटॉमिक नंबर पे, सब कुछ लिखा हुआ है। अभी के लिए मान लीजिए कि आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, हम बोल रहे हैं तो मान लीजिए। ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 281। ठीक है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी को दे दें तो उस पर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। इसीलिए बोला गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे रहे हैं तो उस पर आएगा चार्ज पॉजिटिव। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। ठीक है ना। ये सब सिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, टेंशन नहीं लेना जिसको नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो इस पे चार्ज कैसा आ जाता है? निगेटिव।
मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, कहानी का समरी क्या है कि ये आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है ना। जब एटम पे, किसी भी एटम पे या किसी भी एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो धन आवेश हुआ, और किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऋण आवेश हुआ। कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे निगेटिव चार्ज आता है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यही आवेश, और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हम यहां तक पहुंचना चाह रहे थे कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो कूलाम, कूलाम, ठीक है ना। एक साहब थे, नाम था कूलम, ठीक है ना, जिन्होंने आवेश को आवेश का आविष्कार किया था। आवेश का जो आविष्कारक है, चार्ज का जो डिस्कवरर है, उनका नाम है कूलम, ठीक है ना। 12th क्लास में जब आइएगा तो आप लोगों को कूलम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है ना। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम, ठीक है। इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कूलम्स लॉ को, क्लियर है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, कूलम। अब हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है और न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है। हम इधर इरेज कर रहे हैं, इन सब छोटे छोटे टॉपिक को पॉज कर करके लिखते रहिएगा कि चार्ज कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का हुआ, धन आवेश और ऋण आवेश। चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, कूलम। चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, कूलम। हम बोल भी रहे हैं ताकि कुछ छूट जाए तो लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है मतलब उदासीन, उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं। अब चार्ज का परिमाण कितना होता है, मान कितना होता है, इसका जो परिमाण होता है वो कितना होता है, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका मात्रा कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज बराबर है, नोटिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों बराबर है, सिर्फ साइन का अंतर है, ए निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहले ही बता चुके हैं, ये तो पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, नाभि के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ये आपसे बात कर चुके हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। ये सभी इलेक्ट्रॉन चारों ओर, नाभि के चारों ओर चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। चार्ज कितना आया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका चार्ज क्या होगा, 0 कूलम। इसका चार्ज कितना होगा, 0 कूलम, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब इसके मास के बारे में बात करते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। अब इसके द्रव्यमान के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका मास कितना होता है। मास मतलब वजन, वजन मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखिए 10⁻31 ये बहुत छोटा वैल्यू होता है, ठीक है ना, लगभग 9 के बराबर इसका वजन होता है इलेक्ट्रॉन का, समझ में आ रहा है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या नोटिस किए यहाँ पे नोटिस हुआ कि मास जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों बराबर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश का मान दोनों का बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आ रहा है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका भी कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, बस इतना का फर्क है।
और क्या देखने को आया, देखने को मिला कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। कितना है मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और लगभग इतना ही है मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। अब एक चीज और नोट करके ध्यान रखिएगा, इन चीजों को नोट करके लिख रहे हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन का जितना भी मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये बहुत ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर प्रोटॉन यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दोनों के वजन को कंपेयर किया जाए तो प्रोटॉन के वजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का वजन कुछ है ही नहीं, लगभग न के बराबर है, इतना छोटा है। 10⁻31 है, एक कहाँ -27 है। इन दोनों की तुलना की जाए, इन दोनों की तुलना की जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर है इसकी तुलना में। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। यहां तक समझ में आ गया? ये इधर वाला पार्ट हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये सब तो यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है ना। अब हम इसके आविष्कारक के बारे में बात करने वाले हैं कि किसको किसने आविष्कार किया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का नाम क्या है अभी बताएं? ईंट पर नाच वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ईंट पर नाच वाला कॉन्सेप्ट। वहां से ये पता चल रहा है आविष्कारक, आविष्कारक मतलब डिस्कवरर कौन है, डिस्कवरी कौन किया है, डिस्कवरी किसने किया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया है उन्होंने, उसका नाम क्या? अच्छा यहाँ पे लिखा गया आविष्कारक, ठीक है। अनदर नेम यहाँ पे लिख लेते हैं, अनदर नेम, अनदर नेम। दूसरा नाम क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन को एक और नाम से जाना जाता है कैथोड रे। कैथोड रे, रे मतलब किरण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है? कैथोड रे। प्रोटॉन का दूसरा नाम क्या है? कैनाल रे, कैनल रे, कैनल रे, CANEL, कैनल रे, ठीक है ना। और इसको क्या बोला जाता है? कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन को एक और नाम से जाना जाता है कैथोड रे, प्रोटॉन को एक और नाम से जाना जाता है कैनल रे, और न्यूट्रॉन का और कोई नाम नहीं है, और कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये इतना बेसिक जानकारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप लोगों को होना चाहिए। फिर से रिवाइज करवाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले एटम क्या होता था, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो एटम है, ठीक है ना। या फिर तत्व का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ उसे हम लोग एटम बोल दिए, परमाणु बोल दिए, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु बोल दिए। अब इस परमाणु के अंदर तीन चीज पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम का जो सेंटर है उसे न्यूक्लियस बोल दिए। अब उस सेंटर में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर न्यूक्लियस के घूमते रहता है, गोल 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 घूमता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के, न्यूक्लियस के, ठीक है ना। जहां पे वो चक्कर लगाता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर कक्षा बोलते हैं, या फिर सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो उदासीन बोल दिए। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज का मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब क्या हुआ? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब है, चार्ज का ऐसा ही मात्रा क्या है? कूलम्ब है। कूलम्ब साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आविष्कार किया था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब, पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, 0 कूलम्ब, क्योंकि न्यूट्रल है, ठीक है। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि बहुत कम है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ भी सेम चीज है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू मतलब एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है, लेकिन अभी 9, 10, 11, 12 तक ठीक है, दोनों को लगभग अप्रोक्सीमेटली हम लोग बराबर लेके ही चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अनदर नेम में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे बोला जाता है, प्रोटॉन को कैनल रे भी बोला जाता है, न्यूट्रॉन को कुछ भी नहीं बोला जाता है,
ठीक है, तो बेसिक ये हमको आइडिया लग गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, प्रोटॉन कहाँ पाया जा रहा है और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्बिट के बारे में, कक्षा के बारे में, कि कितनी कक्षा के बारे में हमको पढ़ना है, कितनी कक्षा होती है और हर एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग तत्व के नाम पे चलेंगे। ठीक है ना, यहां तक फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं एटम के कक्षा के बारे में, ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, यही एटम है स्फेरिकल शेप का, ये एटम हुआ, इसको हम लोग बोल दिए परमाणु, और इसका जो सेंटर है इसको हम बोल दिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसकी कक्षा में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा, इस कक्षा में भी घूमेगा, और भी आगे कक्षा है इसमें भी घूमेगा। इसमें से जो पहली कक्षा है उसको हम बोलते हैं के सेल, दूसरी कक्षा को बोलते हैं हम एल सेल, तीसरी कक्षा को हम बोलते हैं के एल एम सेल, और चौथी कक्षा को बोला जाता है एन सेल। ठीक है ना, एन सेल, और सेल को ही बोला जाता है ऑर्बिट। सेल को ही क्या बोला जाता है, ऑर्बिट, और ऑर्बिट को ही हम बोलते हैं कक्षा। ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं, कक्षा। चूंकि अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा नहीं कि चार ही कक्षा होता है, के एल एम एन। 11-12 तक हमको पढ़ना बस इतना है, पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा के एल एम एन पे, समझ में आया। लेकिन इसका मतलब कहीं से नहीं है कि सिर्फ चार ही कक्षा होती है, चार ही ऑर्बिट होता है, और भी होता है, जरूरत नहीं है हमको। ठीक है ना। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि इस पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरी कक्षा में के को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब पहली कक्षा, पहली कक्षा। के क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा। उसके बाद आता है एल, एल को हम बोलते हैं दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा, सेकेंड सेल या फिर सेकेंड ऑर्बिट, के एल। एम को क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा या फिर थर्ड ऑर्बिट या फिर थर्ड सेल। और एन को क्या बोलते हैं, के एल एम एन, एन को बोलते हैं चौथी कक्षा, चौथी कक्षा। ठीक है ना, या फिर फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और ये हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन, बस 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है दूसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 8 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 8। और लास्ट कक्षा जो कि के एल एम एन वाली जो ऑर्बिट है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 8 18 32। मतलब पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम रह सकता है, ज्यादा नहीं। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर आप भूल जा रहे हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला 2n²। क्या है फॉर्मूला, 2n²। ये किसका फॉर्मूला है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मान लीजिए पहली कक्षा की बात हो रही है, k बराबर 1, फर्स्ट सेल की बात हो रही है तो k का मान 1 हुआ ना, n बराबर 1 रख दीजिए, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा की बात हो रही है, k बराबर 2, तो n का मान 2 रख दीजिए, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर हम
तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं, थर्ड सेल मतलब थर्ड ऑर्बिट, तीसरी कक्षा का मतलब क्या हुआ, KLM तीसरी कक्षा, M कक्षा की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2n² और n का मान तीसरे के लिए, तीसरी कक्षा है ना, तो 3 रख दीजिए, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2n²। अब हम देख रहे हैं फोर्थ के लिए, मतलब KLMN, n सेल के लिए, n ऑर्बिट के लिए, KLMN n ऑर्बिट के लिए, ठीक है ना, n ऑर्बिट के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और चौथी कक्षा में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इतना अगर आप लोगों का क्लियर है तो फिर हम अब चलते हैं तत्व के नाम पर। इतना बेसिक पता ही होना चाहिए आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना, नहीं तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने का क्या लॉजिक है। आपको एक लाइन नहीं केमिस्ट्री का समझ है अगर इतना नॉलेज नहीं है तो, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, ठीक है ना। आगे चल के ऐसा नहीं कि बस इतनी ही कहानी है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं कि कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, सेल के अंदर सबसेल आता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिट आता है, ऑर्बिटल आता है, और भी बहुत सारी कहानी है, लेकिन आपको इतना नहीं जानना है, ठीक है, इतना तक ही फिलहाल आपको जानना है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तत्व के नाम पर, अगर इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं कहां पर, अब हम चलने वाले हैं तत्व के नाम पर। आपको 1 से लेके 20 तक का तत्व का नाम किसी भी कीमत पे याद होना ही चाहिए, 1 to 20। अगर आपको 9th 10th 11th 12th अगर ठीक करना है, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, तो 1 से 20 तक तत्व का नाम आपको किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। तत्व का नाम याद होना चाहिए, उसका संकेत याद होना चाहिए, उसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। बहुत सारा चीज तो हम याद करवाएंगे, बहुत सारा चीज आपको पहले से याद होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे इसमें पहला नंबर जो तत्व है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। पहले तत्व का नाम क्या हुआ, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए जो संकेत यूज होता है इसका पहला लेटर यूज होता है, ठीक है ना। और अगर एक लेटर है, समझिएगा बात को, जो हम सिंबल लिखते हैं उस सिंबल में अगर हम एक लेटर लिख रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल ही होगा किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। तो यहां पे संकेत क्या हो गया, हाइड्रोजन के लिए H, ठीक है। परमाणु संख्या कितनी आ गई, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब समझिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहां पे चलते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, हीलियम, ठीक है। इसके लिए सिंबल होता है He, परमाणु संख्या दूसरे नंबर पे आ रहा है तो 2, ठीक है। तीसरे नंबर पे है लिथियम, तीसरे नंबर पे क्या है, लिथियम, जिसको हम लोग बोलते हैं Li, यहां पे लिखेंगे Li, ठीक है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है लिथियम, जिसके लिए परमाणु संख्या कितना हो गया, 3। हम चाहते तो इसको लिख के भी लाया जा सकता था, ठीक है ना, लेकिन फिर फील नहीं आता आप लोगों को कि ये कैसे हो रहा है, इसलिए बोर्ड पे लिख रहे हैं, नहीं तो लिखा लिखाया ले आते और फिर एक्सप्लेन कर देते, लेकिन मजा नहीं आता उसमें, ठीक है ना। चौथे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पे आता है बेरिलियम, चौथे नंबर पे आता है बेरिलियम, ठीक है ना, जिसका सिंबल होता है Be, जिसका सिंबल क्या होता है, Be, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर हो गया 4, परमाणु संख्या हो गया 4, और 5वें नंबर पे आ रहा है बोरॉन,
5वें नंबर पे कौन आ रहा है? बोरॉन। ठीक है, जिसके लिए सिंबल होता है बी। अब समझिएगा, अगर संकेत पे पहले बात करते हैं, एक लेटर है तो कैपिटल होगा, अगर एक ही लेटर है तो कैपिटल होगा, ठीक है ना। अगर दो लेटर है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, दो लेटर अगर संकेत में आ रहा है तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा? स्मॉल। पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल। हीलियम के लिए लिथियम, LITHIUM, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल। बेरेलियम, BERELIUM, बेरेलियम, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल। बोरॉन, बोरॉन एक ही लेटर है तो कैपिटल भी होगा। और परमाणु संख्या कितनी हो गई? 5। अब आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से भी समझाया जा सकता था, लेकिन एक साथ ही समझा के लिखवा देंगे, आसान रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के वितरण को, इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का वितरण करना? टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी फील गिला रहे हैं, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? जैसे मान लेते हैं बोरॉन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? बोरॉन। तो बोरॉन के पास परमाणु संख्या कितनी है? एटॉमिक नंबर कितना है? कितने नंबर पे आ रहा है? 5वें नंबर पे। तो परमाणु संख्या हो गया 5। बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 5। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो समझिएगा बात को, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मैक्सिमम पहली कक्षा में K L M N, यही था ना। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। हमको 5 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए। हमको कितना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब आएंगे दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन हमको चाहिए कितना? 5 ही तक ना। 2 तो हो गया, 3 और, तो 2,3, 2,3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण कर दिए, इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक। हीलियम में कितना है? 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया। लिथियम के लिए अब यहाँ पे चेक करिएगा, लिथियम में परमाणु संख्या कितनी है? 3। तो पहली कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, फिर ये दूसरी कक्षा में जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, हमको तो 3 तक पहुंचना है, तो 2,1, फिर 4, 2,2, फिर 5, 2,3। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसको फटाफट नोट करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम लोग किस चीज पे? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। टेबल के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे, टेबल के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आइए समझ लेते हैं फटाफट। संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, समझिएगा बात को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचता है वही उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे यहाँ पे अभी हम बेरिलियम के लिए लिख रहे हैं या फिर बोरॉन के लिए लिख रहे हैं, मान लेते हैं बोरॉन के लिए लिखें। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,3। कितना हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,3। तो अंतिम कक्षा कौन हुआ? ये K कक्षा हुआ, ये L कक्षा हुआ, तो अंतिम कक्षा तो इसके लिए L ही हुआ ना। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इसका? 3।
तो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लिखेंगे कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost orbit, the electron present in outermost orbit, outermost orbit, electron present in outermost orbit। क्या मतलब हुआ इसका? तत्व के अंतिम कक्षा में, तत्व के अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तत्व के अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एक और एग्जांपल एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं हम, जैसे सोडियम 11 होता है, 2 8 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये इसका क्या कहलाया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इसका क्या कहलाया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आज के लिए हम वैलेंसी को स्किप कर रहे हैं, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक आपको फील करा रहे हैं। वैलेंसी अगले दिन, एक दिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए ही मुश्किल हो जाएगा। वैलेंसी को अगले दिन सिखाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक सीखते हैं, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया? 1 2, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 to 5 हो चुका है, अब हम लोग चलने वाले हैं 5 to 6 to 10। फटाफट नोट करिए, हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 6 नंबर तत्व पे चल रहे हैं। छठा नंबर में कौन आएगा? छठा नंबर में कौन आएगा? इसको भी मिटाइए। 6 नंबर पे आएगा कार्बन। 6 नंबर पे कौन आएगा? कार्बन, ठीक है ना। संकेत होता है C, परमाणु संख्या होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 रह सकता है, हमको चाहिए कितना? 6, तो 2,4। क्लियर है? अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। 7वें नंबर पे 6 के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, सिंबल हो गया N। कार्बन, कार्बन तो 6 नंबर पे था ना, पहला लेटर यूज किए C। नाइट्रोजन NITROGEN, पहला लेटर यूज किए कैपिटल N, कैपिटल N नाइट्रोजन के लिए, ठीक है ना। परमाणु संख्या कितना हो गया? कितने नंबर पे आ रहा है? 7 नंबर पे, तो नाइट्रोजन N, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8 रह सकता है। अपने को चाहिए कितना? 7 है ना, तो अब और कितना चाहिए? 5, 2,5। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 5। अब चलते हैं 8वें नंबर पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O, सिंबल क्या हुआ इसका? संकेत क्या हुआ? O। परमाणु संख्या कितना हुआ? कितने नंबर पे आ रहा है? 8 नंबर पे, तो 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 रह सकता है, हमको चाहिए कितना? 6 और, क्योंकि टोटल 8 पहुंचना है, 2 हो गया था, 6 और। समझ में आ रहा है? अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन यही हो गया। अब आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे आता है नियॉन, सॉरी फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल हो गया, फ्लोरीन का सिंबल हो गया F। परमाणु संख्या कितने नंबर पे आ रहा है? 9 नंबर पे, तो 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, 2,7, ठीक है ना। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अभी तो 7 पे ही पहुंचे हैं। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब आते हैं 10वें नंबर पे, नियॉन। नियॉन, कैपिटल N स्मॉल E, नियॉन, कैपिटल N स्मॉल E, नियॉन, ठीक है ना। इसका परमाणु संख्या कितने नंबर पे आ रहा है? 10 नंबर पे,
तो परमाणु संख्या हो गया 10। नियॉन थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, Ne, ये नियॉन हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये फुलफिल हो जा रहा है, फुलफिल का मतलब 2,8। ठीक है, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 8, तो ये हो गया 8। फिर से बोल रहे हैं, इसको हम लिख के भी ला सकते थे, लेकिन फिर फील नहीं आता, आप लोगों को उतना मजा नहीं आ पाता कि समझ में आए। अच्छे से ढंग से समझना है तो एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 8 हो गया, क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 से 10 तक लिखवा चुके हैं सब कुछ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तक। वैलेंसी अभी हम छोड़ रहे हैं, अगले लेक्चर में आपको वैलेंसी सिखाया जाएगा और आगे ही कहानी सिखाई जाएगी कि कैसे तत्व का नाम लिखना होता है, कोई कंपाउंड का नाम लिखना होता है, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, सब कुछ सिखाया जाएगा बेसिक केमिस्ट्री के अंदर, ताकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करें, चाहे 9th का केमिस्ट्री पढ़े, चाहे 10th का पढ़े, चाहे 11th का पढ़े, 12th का पढ़े, आपको मजा आना शुरू हो जाए, आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगा फिर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग, 10 तक हो गया, 11 पे चलते हैं। 11, 12, 13, 14, 15 सब पे 10 तक हो गया था। 11 नंबर पे आता है सोडियम। 11 नंबर पे क्या आता है? सोडियम, SODIUM। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है इस सोडियम के साथ, और सब में क्या हो रहा था, जैसे हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखे, HYDROGEN, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H से ही शुरू होता था और यहाँ पे सिंबल भी H ही आता था, यहाँ पे सिंबल भी H ही आता था। लेकिन यहाँ पर सोडियम शुरू हो रहा है S से, लेकिन यहाँ पर संकेत आएगा Na। ठीक है ना, मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मन में अगर आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका जवाब सुन लीजिए। सोडियम का जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है या फिर लैटिन नेम होता है, वो होता है नाइट्रियम। वो क्या होता है? NATRIUM, नाइट्रियम, और यहां से आया है Na। ठीक है ना, परमाणु संख्या हुआ 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, लेकिन अभी भी 1 चाहिए, तो तीसरी कक्षा में तो 18 होता है, 1 आ जाएंगे, 2 8 1। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है ना, इसका सिंबल हो गया कैपिटल M स्मॉल g, मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 12, 2 8 2, 2 8 2। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतना बेसिक इंग्लिश तो सबको पता होना चाहिए भाई। 2 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ये सब नाम आप लोगों का सुना होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहीं तो वायर रहता है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। ठीक है ना, एल्यूमिनियम का बर्तन जो घरों में यूज हो रहा है बहुतों के, समझ में आ रहा है? हर घर में 1-2 एल्यूमिनियम का बर्तन तो पाया ही जाता है भाई। ठीक है ना, एल्यूमिनियम, ALUMINIUM। इसके लिए सिंबल क्या हो गया? कैपिटल A स्मॉल l, एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, 2 8 3, 8 2 10 3 13। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन। SILICON, सिलिकॉन। इसके लिए आया कैपिटल S स्मॉल i, कैपिटल S स्मॉल i। 14, ये आ गया 2 8 4। ठीक है ना, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 4, तो ये इसकी क्या हो गई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 15 नंबर पे कौन आता है? फॉस्फोरस। ठीक है ना, इसका सिंबल क्या हो गया? P। 15, 2 8 5, 2 8 5। ठीक है ना, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, तो ये आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, यहां तक समझ में आया?
अब 15 से 20 तक का तत्व का नाम लिखते हैं। फटाफट ये सब चीज नोट करते रहिएगा, याद करना है। अगर केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो 1 से 20 तक तत्व का नाम आप लोगों को किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, तभी आपको फील आएगा, तभी आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाइएगा और मजा आने लगेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नोट हो गया होगा, 15 तक हो गया है। अब चलते हैं 16 पे। तत्व का नाम 16वें नंबर का क्या है? 16 नंबर में सल्फर। 16 नंबर पर कौन है? सल्फर। इसके लिए सिंबल हो गया S। परमाणु संख्या 16, 2 8 6, 8 2 10 6 16। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 6। 17 नंबर पे है क्लोरीन। सिंबल हो गया इसका Cl। परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। 18 नंबर पे आता है आर्गन। आर्गन Ar, परमाणु संख्या 18, 2 8 8, ठीक है। 2 8 8। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हमको जरूरत मात्र 8 इलेक्ट्रॉन का है, 8, ठीक है ना। 19 नंबर पे कौन आता है? पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है ना। अब समझिएगा, यहाँ पे भी ट्विस्ट है, POTASSIUM। पोटेशियम तो P से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या आएगा? K। सिंबल क्या आएगा? K। जैसे एक और में आया था, एक और किस में आया था? सोडियम। सोडियम का सिंबल Na आया है, जबकि शुरू हुआ है लेटर किससे? SODIUM, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या था? नेट्रियम। उसी तरह पोटेशियम P से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका सिंबल K है। समझ में? यहाँ पे ये सब ठीक है। सल्फर S से शुरू हो रहा है, क्लोरीन C से शुरू हो रहा है, आर्गन A से शुरू हो रहा है, लेकिन पोटेशियम तो P से शुरू हो रहा है, लेकिन सिंबल है यहाँ पे K। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका नाम होता है कैलियम, KALIUM, और यहाँ से पहला लेटर K आया, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर 19। कितने नंबर पे आ रहा है? 19वें नंबर पे आ रहा है, तो 19 2 8 9। होना क्या चाहिए? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर और 20 नंबर स्टार लगा दे रहे हैं, 19 नंबर और 20 नंबर दोनों पे स्टार लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। होना क्या चाहिए यहाँ पर? 2 8 9, लेकिन ये अपवाद है, यहाँ पे काट दीजिएगा ऐसे बना करके, क्योंकि ये गलत है। ये सही क्या होगा? 2 8 8 1, 8 2 10 8 18 1 19, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी रीजन नहीं जानना है आप लोगों को, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। इस हिसाब से तो अंतिम कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन हो रहा था, लेकिन इस हिसाब से अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 1। उसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम, इसके लिए सिंबल होता है Ca। परमाणु संख्या 20, 2 8 8 2। होना क्या चाहिए था? 2 8 2 10 और 10 20, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको भी लिख के काट दीजिएगा कि ये गलत है। 2 8 8 2 होगा, और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2, ठीक है ना। अभी आप लोगों से बाकी है बात करना वैलेंसी के बारे में। उसके बाद कंपाउंड का निर्माण कैसे करते हैं, यौगिक कैसे बनाते हैं। जैसे कोई भी रासायनिक नाम आपको दे दिया गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैसे लिखेंगे, इन सब पे डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्योंकि लेंदी हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए वीडियो कहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पहले तो वैलेंसी सिखाया जाएगा, संयोजकता किसे कहते हैं, उसके बाद फिर कुछ आयनों का वैलेंसी बताया जाएगा, ठीक है। उसको रटवाया जाएगा। आप लोगों को रटना है भाई, कुछ ऐसा चीज है जिसको रटना ही है। वैलेंसी को रटाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप लोगों को याद करना है, क्लास 9th में दिया हुआ है। उस टेबल को याद करना है, फिर आप लोगों को उस टेबल की मदद से तत्व का, कंपाउंड का नाम लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, आयरन सल्फेट लिखा हुआ है, तो इन सब का नामकरण कैसे करते हैं, ये सब चीज आप लोगों को सिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।
उससे पहले एक एक चीज 1 से लेके 20 तक तत्वों का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। कुछ और तत्व जो काम का है, जो जरूरी का है, उन सबको लिखवाया जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर आप लोग को याद करवा दिया जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक नोट करिए अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।